नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएँ। महाराष्ट्र में एनएसए से भी 10 गुना खतरनाक एक बिल लाया गया और उसको सर्वसम्मति से, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सर्वसम्मति से विधानसभा में उसको पास कर दिया गया। अब सर्वसम्मति से पास होने के बाद अब उसके ऊपर केवल गवर्नर के दस्तखत होने, उसके हस्ताक्षर होने ही शेष रहे हैं। बाकी बाकी जो कुछ भी उसका होना था, उसका पैसेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न ये है कि साहब ये बिल क्या है? वैसे आपको पता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हुए हैं जो इसके, वो बहुत सिंपल से हैं। वो ये कहते हैं कि साहब कि ये जो है ये नक्सलवादियों के विरुद्ध और अर्बन नक्सल्स के विरुद्ध ये बिल लाया गया है। तो अब अर्बन नक्सल्स और इनके विरुद्ध यदि कोई बिल लाया गया है तो इसमें किसी को कोई अधिक समस्या वैसे भी होनी नहीं चाहिए। और संभवतः इसी कारण इसको बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। बिना किसी विरोध के पास होने के बाद में अचानक कांग्रेस की हाई कमांड से, आप समझ सकते हैं हाई कमांड कौन है? क्योंकि कांग्रेस की हाई कमांड में तो आपको पता है किस प्रकार के तत्व रहते हैं। वहाँ से अचानक इनके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है? मतलब जो कांग्रेस के जो वहाँ पर फ्लोर लीडर हैं असेंबली में, विलास विंग मुट्टेवार, कुछ इसी तरह का नाम है। आई एम सॉरी, मैं नाम पूरा इस समय भूल रहा हूँ। तो उनको साहब कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। कारण बताओ नोटिस, और कारण बताओ नोटिस आने के बाद में विचित्र घटना हुई कि जिन लोगों ने वहाँ पर बिल पास किया था वही चले गए गवर्नर से मिलने, और गवर्नर से मिलके कहते हैं कि साहब कि ये बिल जो है ये बहुत गड़बड़ है, उसको आप इसके कृपया इसके ऊपर हस्ताक्षर ना करें। मुझे बताया जा रहा है कि साहब कि गवर्नर ने उनसे पूछा कि भाई आपने ही तो इसे पास किया, अब क्या हो गया? उस समय पता नहीं था आपको? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वो ये नहीं कह सकते थे कि साहब कि आला कमान से हुक्म आया है और शहज़ादे से हुक्म आया है और शहज़ादे के हुक्म की पालना हमें करनी पड़ेगी, और उस हुक्म पालना में साहब एनसीपी और उद्धव ठाकरे की भी पार्टी जो थी वो साथ-साथ उसमें गई हुई थी। बड़े मज़े की बात है साहब कि ऐसा क्या हो गया? ऐसा बिल में क्या है? इतना क्या खतरनाक बिल है? इसका नाम है महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट में ऐसा क्या खतरनाक है कि साहब पास होने के बाद में भाई लोग जो हैं वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब कि ये गड़बड़ हो गया, हस्ताक्षर मत कीजिए कृपया, हमसे गलती हो गई, हमने इसको ठीक से पढ़ा नहीं। अच्छा, ठीक से पढ़ने वाली बात भी इसमें ऐसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो एंटी नक्सल बिल है, ये लगभग, थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन होगा, तो लगभग इसी स्वरूप में 4 नक्सल प्रभावित प्रदेशों में पहले से लागू है, जिनमें से एक में तो कांग्रेस की सरकार भी है और एक में भी कुछ दिन पहले तक थी। ये 4 प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और वैसे आपको बताऊं कि सबसे अधिक जो सेहरा बांधा जाता है नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का, समूल नष्ट करने का, वो आंध्र प्रदेश सरकार, अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार के को दिया जाता है उसका उसका क्रेडिट। और उसमें भी उस समय 10 वर्ष तक आप ये मानिए कि सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी वहाँ पे। वाईएसआर उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके समय में ही इसका तेलंगाना से समूल इसको नष्ट किया गया था। लेकिन उस समय की कांग्रेस जो थी वो आज की कांग्रेस से थोड़ी-सी भिन्न थी, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि नक्सलवाद जो है वो हमारा सबसे गंभीर संकट है। वो किसी भी और संकट से गंभीर संकट नक्सलवाद को मानते थे। चलिए, अब राहुल गांधी के समय में मुझे लगता है कि वो बड़े नक्सल प्रेमी हो गए, क्योंकि यदि नक्सल प्रेमी नहीं होते तो ऐसा तो कतई ना करते जो अभी ये कर रहे हैं। वैसे यदि एक्ट के बारे में बात करें तो एक्ट में
ऐसा कुछ विशेष नहीं है। एक्ट में क्या है कि एक्ट में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन की गई हैं और अनलॉफुल ऑर्गनाइज़ेशन वो है जो इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करता है और जो इस अनलॉफुल एक्टिविटी में इंडल्ज करता है, ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन को प्रतिबंधित करने का इसमें प्रावधान है। अच्छा, उसमें जो है प्रतिबंधित करने के लिए उसमें आप ये देखें कि उसका नोटिफ़िकेशन भी, प्रतिबंध का नोटिफ़िकेशन तब तक नहीं हो जाता जब तक कि एक एडवाइज़री बोर्ड होगा जिसमें पूर्व जज इत्यादि होंगे। 3 लोगों की एडवाइज़री बोर्ड होगा। जब एडवाइज़री बोर्ड वो प्रपोज़्ड नोटिफ़िकेशन क्लियर कर देगा, उसके बाद ही नोटिफ़िकेशन जारी हो सकता है। तो एडिक्वेट सेफगार्ड है और ये एडिक्वेट सेफगार्ड जितने भी डिटेंशन एक्ट हैं, उसमें सब में ये एडवाइज़री बोर्ड होता है। एनएसए में भी होता है। लेकिन एनएसए में अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं, उनमें 2 कंसिडरेशन है, पब्लिक ऑर्डर या फिर नेशनल सिक्योरिटी। तो वो थोड़ा नैरोली कंस्ट्रक्टेड है। ये जो है पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, ये काफ़ी वाइडली कंस्ट्रक्टेड है क्योंकि इसमें जो अनलॉफुल एक्टिविटी है वो काफ़ी वाइडली डिफाइंड है। वो मैं भी आपको बताता हूँ क्या डिफाइंड है। तो जब नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा और कोई ऑर्गेनाइज़ेशन प्रतिबंधित हो जाएगा, तो उसके बाद उसको सहायता करने वाला और उसके जो सदस्य हैं, वो उनका वो सदस्यता रखने वाला, उनके सदस्यों को किसी भी प्रकार की सुविधा देने वाला ऐसा व्यक्ति जो है उसको 3 वर्ष की सज़ा होगी। जो इनडायरेक्टली करेगा उसको 2 वर्ष की होगी। अच्छा, जो अबेटमेंट करेगा, अबेटमेंट का मतलब होता है जो उकसाएगा, उसको 7 वर्ष की सज़ा। ये इसमें प्रावधान है, मोटे-मोटे। लेकिन कैच इसमें ये है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है वो बड़ी वाइडली डिफाइंड है। आपको ध्यान होगा भीमा कोरेगांव वाला जो केस हुआ था, एक यलगार परिषद हुआ करती थी। उस यलगार परिषद ने एक भीमा कोरेगांव की 200वीं जयंती पर एक बड़ा उत्पात किया था। अब वो भीमा कोरेगांव वाला जो युद्ध है वो भी बड़ा विचित्र है कि साहब की भीमा कोरेगांव वाला जो युद्ध था वो पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था और कुछ लोग जो थे वो महार जो थे वो लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से और ये यलगार परिषद वाले अंग्रेजों की विजय को सेलिब्रेट कर रहे थे। आप जरा सोचिए, कितने देशद्रोही ये हो सकते हैं। और ये कह के कि साहब की महारों ने पेशवाओं को हरा दिया। यार अब पहले तय कर लो, महार सैनिक थे, कमांड में अंग्रेज थे एक तरफ, दूसरी तरफ कमांड में पेशवा थे, या जो पेशवा के कमांडर थे, और सैनिक जो थे वो अधिकतर अरबी मुस्लिम थे, मर्सनरीज इनको बोलते हैं, भृत्य सैनिक। और ये जो महार थे, ये पूरा जो टुकड़ी थी उनकी, उसमें से कुछ प्रतिशत थे। तो इसको जो है वो जबरदस्ती का एक वो बना के और इस पर इन्होंने ये यहाँ पर हिंसा की और हिंसा करने के बाद जो लोग इसमें सम्मिलित थे उनसे ये पता चला कि साहब कि पूरा का पूरा षड्यंत्र था और षड्यंत्र इतना गंभीर था कि उसमें पूरी एक बार तो कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के जान की जान लेने तक की उसमें बात आई थी। तो जब इतने गंभीर आरोप थे तो फिर ये यूएपीए लगा। आपको ध्यान हो कि बीच में जब सरकार बदलने वाली थी, यानी कि पहले तो ये महाराष्ट्र सरकार के पास ही था, लेकिन चुनाव के बाद में जब शिवसेना ने धोखा दे दिया तो उस समय सरकार छोड़ने के पहले रातों रात रातों रात देवेंद्र फडणवीस ने ये पूरा का पूरा केस यूएपीए में लेके एनआईए को ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए उसमें फिर बाकी जितने लोग थे उनको सबको सजा हुई और जिसमें आपके वो वरावर राव, गौतम नवलखा, ये सब महान विभूतियां थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? क्योंकि यहीं से सारा जो है वो समस्या आती है इन लोगों को। तो इनको लग रहा है कि साहब कि यदि इस तरह का हो गया तो हमारी एल्गार परिषद जैसे जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो तो बैन हो जाएँगे इसमें। क्योंकि इल्लीगल एक्टिविटी नहीं, अनलॉफुल एक्टिविटी। और अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? व्हिच कांस्टीट्यूट अ डेंजर और मेनाce टू पब्लिक ऑर्डर, यानी जो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा या गंभीर समस्या उत्पन्न करे।
और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति को भंग करे, व्हिच इंटरफेयर और टेंड्स टू इंटरफेयर विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, वही बात है दूसरे शब्दों में। फिर इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, वही बात है घुमा फिरा के कह दी गई। फिर कहा गया व्हिच इज डिजाइन टू ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ by criminal force or show of criminal force or otherwise to any public servant including the forces of the state government or the central government। यानी आप क्रिमिनल फोर्स का यूज करके एक तरह से जिसको कहते हैं कि साहब आप जबरदस्ती करके मॉब वगैरह लेके आप पब्लिक सर्वेंट्स को उनका काम करने से रोकें, यानी पब्लिक सर्वेंट्स वगैरह को धमका के भगा दे इत्यादि इत्यादि। फिर इंडल्जिंग और प्रोपगेटिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस, वैंडलिज्म, वैंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़। आप देखिए अगर ये लागू हो जाएगा तो फिर वायलेंस और वैंडलिज्म में जो कोई भी, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये जो मनसे है ना, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट है इसमें प्रोहिबिट होने के लिए, क्योंकि इनके काम ही इस तरह के हैं और रोज राज ठाकरे खड़े होकर बोलते भी हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि ना शिवसेना वाले जो हैं हमारे उद्धव जी, वो खिसक लेते हैं, किनारे हो जाते हैं, वो साफ साफ सामने नहीं आते। फियर एंड एप्रेंशन of indulging in or propagating acts of violence, vandalism, or other acts generating fear and apprehension in the public, or indulging in or encouraging the use of firearms, explosives, or other devices, or disrupting communications by rail, road, air, or water। लो जी, सड़क भी नहीं रोक सकते, रेल भी नहीं रोक सकते। इसको तो मुझे लगता है राजस्थान में भी लागू होना चाहिए भाई, क्योंकि राजस्थान में तो रेल रोकने का कुछ लोगों ने तो एक प्रकार से धंधा ही बना रखा है। इनकरेजिंग और प्रीचिंग डिसोबीडियंस टू एस्टैब्लिश्ड लॉ, यानी आप जो है उपदेश भी नहीं दे सकते कि कानून की आप धज्जियां उड़ाइए, कानून के खिलाफ खड़े होइए। ऑफ कलेक्टिंग मनी और गुड्स, यानी ये तो बड़ा भाई शिवसेना के लिए तो बड़ा मुश्किल है, खासतौर से मनसे के लिए, क्योंकि कह रहे साहब चंदा भी नहीं इकट्ठा कर सकते। चंदा भी नहीं इकट्ठा कर सकते, यानी जो पूरा का पूरा जो सिस्टम चलता है उनका हफ्ते के ऊपर हफ्ता इकट्ठा करने पे भी रोक लगा दी। तो ये एक गंभीर समस्या पैदा हो गई भाई, किसके लिए? शिवसेना के लिए नहीं, क्योंकि शिवसेना ने तो उसका सपोर्ट किया। ये गंभीर समस्या किसके लिए पैदा हो गई? राहुल गांधी के लिए। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई इसको आप अपोज करो, आपने इसको कैसे कर दिया, और विलास गुणमट्टीवार को मुनगट्टीवार को तो कारण बताओ नोटिस ही जारी कर दिया। आप सोच सकते हो कि भारत की जो प्रमुख विरोधी पार्टी है और जिसके अपने स्वयं के कार्यकाल में उनके शासित प्रदेशों में ये कानून पारित हुए हैं, वो अब इसका विरोध कर रही है। जरा इसकी गंभीरता सोचिए कि राहुल गांधी जो हैं वो अब कहाँ पहुंच गए हैं, और जहां वो पहुंच गए हैं उससे मुझे लगता नहीं कि कोई भी किसी प्रकार की वापसी संभव है। तो मैं तो बधाई देना चाहूंगा राहुल गांधी को कि उन्होंने अपना नक्सल प्रेमी जो चेहरा है वो पूरी तरह से जनता के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन सही बात यह है कि ये जो कानून है ये है तो एनएसए का बाप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।